हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर एसपी पॉइंट में। साथियों, बीए द्वितीय वर्ष वालों के लिए अर्थशास्त्र पेपर द्वितीय का हमने आज वीडियो लाया है। इसके पहले हमने शुरुआती से राष्ट्रीय आय को पढ़ाया, एचडीआई को पढ़ाया, जीआईआई को पढ़ाया, पीक्यूएलआई को पढ़ाया साथियों। और हमने विकास को जो बाधाएं हैं, आर्थिक समृद्धि का सिद्धांत भी आपको बताया है और रेगनर एवं नर्स का सिद्धांत बताया है जो पूर्ति पक्ष के आधार पर है एवं मांग पक्ष के आधार पर है। तो ऐसे ही बहुत सारी टॉपिकों पर हमने बात किया। और इसके पहले वीडियो में हमने जनसंख्या के तीव्र गति से बढ़ने का कारण जो विकास में बाधाएं होती उसको हमने बताया था, उसके प्रभाव बताए थे, उसके जो इफेक्ट होता है, उसके जो समस्याएं होती, उन सब चीज़ें बात किया था। आज हम लोग बात करेंगे संतुलित समृद्धि के सिद्धांत के ऊपर। साथियों, संतुलित समृद्धि का सिद्धांत ये हमारा 5वां वीडियो है। ये हमारा पेपर द्वितीय का सेकंड पेपर इकोनॉमिक्स बीए सेकंड ईयर वालों के लिए ये चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैनल पे लगातार हर एक विषय के वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप लोग जाके हमारे प्लेलिस्ट में वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए साथियों, आज हम वीडियो शुरू करते हैं और आपसे कहता हूँ कि आप लोग वीडियो अंत तक देखा करिए ताकि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। साथियों, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम आपको बताएंगे आर्थिक जो समृद्धि है, संतुलित समृद्धि का सिद्धांत किसे कहते हैं और संतुलित समृद्धि सिद्धांत क्या है, इसके विषय में जो यह सिद्धांत क्या है ये बात करेंगे और किस प्रकार से इस सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ है। और रेस्टोरेंट इन पे नक्श जो अनेक विद्वान हैं अर्थशास्त्री, इनका जो इस पर विचार क्या कहा गया है, उनके विचारों पर भी बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए, संतुलित समृद्धि सिद्धांत के समर्थक अर्थशास्त्रियों में क्या है, रोजेस्टीन है, रोडा हैं, रोजेस्टीन, रोडा एवं रेगनर नर्स हैं तथा आर्थर लुईस प्रमुख हैं। कहने का मतलब इन संतुलित सिद्धांत के जो समर्थक हैं अर्थशास्त्रियों में वो हैं रोजेस्टीन, रोडा एवं रेगनर नर्स तथा आर्थर लुईस प्रमुख हैं। परंतु इस सिद्धांत का प्रमुख प्रतिपादकों में नर्स का नाम ऊपर से आता है। कहने का मतलब सबसे ऊपर नर्स का नाम आता है। इस सिद्धांत के विषय में इनके जो प्रतिपादकों की चर्चा करेंगे अभी, उसमें नर्स का नाम आगे आएगा सबसे ऊपर। यहाँ पे देखिए सिद्धांत क्या है। तो ये सिद्धांत कहता है कि अर्थव्यवस्था जो होती है, अर्थव्यवस्था के विभिन्न अंगों का एक साथ जो सामंजस्य पूर्ण विकास होना चाहिए, जिसमें सभी क्षेत्रों के साथ साथ आर्थिक समृद्धि तथा सभी क्षेत्रों को एक साथ निवेश करना चाहिए, जिससे सभी क्षेत्रों में संतुलित वृद्धि हो। कहने का मतलब इस सिद्धांत से हम लोग देख रहे हैं क्या है, आर्थिक अर्थव्यवस्था में, कहने का मतलब अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था के विभिन्न अंगों की एक सामंजस्य पूर्ण विकास होना चाहिए, जिससे सभी क्षेत्रों में क्या है, जिससे सभी क्षेत्रों में साथ साथ आर्थिक समृद्धि हो तथा सभी क्षेत्रों में एक साथ ही निवेश करना चाहिए, जिससे सभी क्षेत्रों में संतुलित वृद्धि हो। कहने मतलब एक संतुलन रूप में सभी क्षेत्रों में एक बराबर वृद्धि हो। और देखिए, अर्थात यदि क्या करेंगे, यदि हम उद्योग में निवेश कर रहे हो तो हमें कृषि में भी निवेश करना चाहिए। कहने का मतलब यदि हम लोग उद्योग में निवेश करते हैं तो हमें कृषि में भी निवेश करना चाहिए। उद्योग में बिजनेस कर रहे हैं तो उसी प्रकार हमको कृषि में भी निवेश करना चाहिए। यदि घरेलू क्षेत्र में निवेश किया जा रहा है तो निर्यात क्षेत्र पर भी निवेश किया जाना चाहिए। कहने का मतलब जिस प्रकार से हम लोग घरेलू क्षेत्र में हम लोग अपना निवेश करते हैं, उसी प्रकार हमको निर्यात क्षेत्र में भी निवेश करना चाहिए, जिससे संतुलन स्थिति बनी रहेगी। बस यही इस सिद्धांत का मतलब है कि इस सिद्धांत में कहा जाता है, इस सिद्धांत का नाम ही संतुलित समृद्धि का सिद्धांत। कहने का मतलब संतुलन रहे हमेशा, हर जो विकास है, जो इन्वेस्टमेंट होता है, जो निवेश होता है, सब जगह निर्यात, आयात और घरेलू निवेश में हर जगह एक संतुलन बनाए रखे, जिससे कि संतुलन की स्थिति हमेशा बनी रहेगी। यह सिद्धांत मांग एवं पूर्ति के पक्ष पर आधारित होता है। कहने का मतलब मांग एवं पूर्ति के पक्ष पर आधारित होता है। ये आप लोग फैक्ट जरूर नोट कर लीजिएगा पॉइंट में। और इस नोट्स का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। साथियों, आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब कर ले, वहां जाके ज्वाइन कर लीजिए। हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का चैनल का लिंक मिलेगा। यदि आप वहां से नहीं पाते तो टेलीग्राम पर जाइए और मेरे चैनल का नाम सर्च करिए, तो आप वहां पे ज्वाइन हो सकते हैं। तो इसका नोट्स जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, इसका पूरा नोट्स आप लोगों को हम देंगे। आप लोग बस वीडियो में अंत तक बने रहिए, समझ लीजिए, फिर आप लोग अपने से नोट कर लीजिएगा। तो देखिए साथियों, क्या है, मांग एवं पूर्ति पक्ष के आधार पर हम लोग बात कर रहे हैं। यह सिद्धांत मांग एवं पूर्ति पक्ष पर आधारित है। अब मांग पक्ष जो होता है वो क्या होता है, उसके बाद पूर्ति पक्ष क्या होता है उस पर बात करेंगे। तो देखिए साथियों, मांग पक्ष से यह मतलब निकलता है
कि मांग पक्ष के अनुसार लोगों का जो रोजगार से अधिक साधन उत्पन्न कराने चाहिए। कहने का मतलब मांग पक्ष के अनुसार लोगों के पास रोजगार की साधन उपलब्ध कराने चाहिए और जिसमें लोगों की आय स्तर वृद्धि होगी। जब लोगों के पास साधन उपलब्ध होंगे तो उनकी आय स्तर भी वृद्धि होगी और आय की वृद्धि के फलस्वरूप क्या होगा, वस्तु तथा सेवाओं की मांग में वृद्धि होगी। जब हमारे पास आय का सृजन अधिक होगा, हमारे पास आय अधिक होगी, उसके फलस्वरूप क्या होगा, वस्तु एवं सेवाओं की मांग में वृद्धि होगी। इसके अनुसार अर्थव्यवस्था में उद्योग एवं दूसरे पूरक होते हैं। कहने का मतलब जब हम लोगों की सेवाओं में, वस्तुओं में मांग की वृद्धि होती है तो इनके अनुसार अर्थव्यवस्था में उद्योग एवं एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं अर्थव्यवस्था में, और इससे उपभोक्ता के वस्तु उद्योग होते हैं। कहने का मतलब उपभोक्ता का जो वस्तु होता है वो उद्योग होता है। और ये एक हम लोग देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ फिगर बनाए हैं, मतलब आप लोगों को एक समझाने के योग्य हमने बनाया है कि रोजगार में वृद्धि बराबर क्या है, आय में वृद्धि। और जब आय में वृद्धि हो जाएगी तो हमारा सीधे सीधे मांग में वृद्धि हो जाएगी। आप लोग जानते हैं रोजगार में वृद्धि होगी तो हमारी इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो हमारी क्या होगी, हमारा मांग बढ़ेगा, डिमांड जिसको हम लोग कहते हैं, इनकम। अब देखिए पूर्ति पक्ष क्या है। पूर्ति पक्ष ये है संतुलित, जो हम लोग संतुलित समृद्धि का सिद्धांत बता रहे हैं, उसी में हमारा संतुलित समृद्धि का सिद्धांत मांग पक्ष और पूर्ति पक्ष पर आधारित होता है। और हम मांग पक्ष जान लिए, अब हम लोग पूर्ति पक्ष जानते हैं। तो क्या है पूर्ति पक्ष की अर्थव्यवस्था में उन लोगों, कहने का मतलब उन अंगों को विकास पर आधारित की ओर जोर दिया जाता है जो वस्तुओं की पूर्ति बढ़ाने में सहायक हैं। कहने का मतलब पूर्ति पक्ष में हम लोगों को उन अंगों पर विकास के लिए अधिक जोर दिया जाता है जो कि वस्तुओं की पूर्ति बढ़ाने में सहायक हैं। कहने का मतलब पूर्ति पक्ष के अनुसार उपभोक्ता वस्तुओं एवं उद्योगों का विकास करना चाहिए। पूर्ति पक्ष के अनुसार उपभोक्ता को वस्तु उद्योगों का विकास करना चाहिए, जिसके लिए आवश्यक है कि कच्चे माल, विद्युत, कृषि, सिंचाई, परिवहन आदि साधनों का समान रूप से विकास होना। कहने का मतलब यदि इन सब चीज़ों का विकास होगा, कच्चे माल, विद्युत, कृषि, सिंचाई, परिवहन आदि संसाधनों का जब विकास होगा तो हमारा क्या होगा, अर्थव्यवस्था में हमारी मांग की जो पूर्ति होगी वो पूरी हो जाएगी, हमारी पूर्ति पक्ष पूरा हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा संतुलित समृद्धि का सिद्धांत एक सिस्टम से हमेशा वृद्धि करेगा। अब देखिए रेस्टो हमने बताया था, रोजेंस्टेन है, रोडा, इनको रोडा भी कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। तो रोजेंस्टेन रोडा के अनुसार क्या कहा गया, इनके विचार क्या कहे गए हैं। तो देखिए सर्वप्रथम संतुलित विकास सिद्धांत का प्रतिपादन रोडा ने ही किया था। रोडा ने कहा था और परंतु संतुलित विकास का शब्द प्रयोग नहीं किया था। कहने का मतलब उन्होंने संतुलित विकास का प्रतिपादन मतलब इस शब्द का प्रयोग नहीं किया था। इन्होंने राजेस्टेन रोडा है, इन्होंने बताया था सबसे पहले संतुलित समृद्धि के सिद्धांत के ऊपर रोडा ने ही इसका बताया था। और इन्होंने बस इसी शब्द का प्रयोग नहीं किया था, संतुलित विकास शब्द का, क्योंकि संतुलित समृद्धि का सिद्धांत इन्होंने बताया था। फिलहाल संतुलित विकास किस प्रकार होती है उसको नहीं प्रयोग किया था, बस इतनी सी बात है। अब देखिए इनके अनुसार क्या कहा गया था। देखिए इनके अनुसार सामाजिक सीमांत उत्पादकता SMP क्या है, SMP क्या है, सामाजिक सीमांत उत्पादकता। देखिए यहाँ उत्पादकता हमारा प्रोडक्शन होगा, तो ये चीज़ ज़रा आप लोग अंग्रेजी को इसमें ज़्यादा ध्यान दिया करिए, अंग्रेजी बहुत ज़रूरी है आप लोगों को इकोनॉमिक्स के बेस से। तो देखिए अब क्या है, निवेश उसके निजी सीमांत उत्पादक, अर्थात जो हमारा PMP है, इसको शॉर्ट फॉर्म, इसी को निजी सीमांत उत्पादकता कहते हैं, और अलग होता है अर्थात SMP सामाजिक सीमांत उत्पादकता में निवेश किया जाता है तो अर्थव्यवस्था में वृद्धि की अधिक होती है। कहने मतलब वृद्धि की दर अधिक हो जाएगी जब हमारा SMP पे अधिक उत्पादन निवेश किया जाएगा, इसके उत्पादन में अधिक निवेश किया जाता है तो हमारा ये बढ़ता है, वृद्धि दर अधिक होगी। और अर्थव्यवस्था में वृद्धि के लिए SMP जो है पर अधिक निवेश करना चाहिए। अर्थव्यवस्था में यदि वृद्धि करना है तो हमको सबसे पहले क्या करना होगा, हमें निजी सीमांत उत्पादकता के अलावा हमारा जो सामाजिक सीमांत उत्पादकता है उस पर हमें इन्वेस्टमेंट अधिक करना होगा। इसकी अपेक्षा हमको SMP पर अधिक इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, अधिक निवेश करना चाहिए। इससे हमारी अर्थव्यवस्था क्या होगी, अधिक विकास करेगी। अधिक निवेश करोगे तो अधिक ही अर्थव्यवस्था में लाभ, प्रॉफिट जनरेट होगा। अब देखिए नक्स का जो विचार है, नक्स क्या कहते हैं, नक्स के विचार के अनुसार विभिन्न उद्योगों में पूंजी निवेश की लहर को संतुलित विकास कहते हैं।
कहने का मतलब नक्श कहते हैं, यहाँ नक्श का विचार आप लोग देखिए, नक्श बहुत जगह पे मतभेद पैदा किए हैं, नक्श बहुत सारी चीज़ों का आलोचना किए हैं, नक्श के सिद्धांत अभी आगे आपको बताया जाएगा। नक्श का पूरा सिद्धांत विस्तृत तरीके से कुछ लोग पढ़ने के लिए नक्श सिद्धांत इंतजार कर रहे हैं, उन लोगों को मैंने बताया है कि बस 1-2 वीडियो के बाद नक्श सिद्धांत हम बहुत ही विस्तृत तरीके से बताएंगे। तो देखिए, इनके अनुसार विभिन्न उद्योगों में पूंजी के निवेश की जो लहर होती है, निवेशों की लहर, संतुलित विकास कहते हैं इसी को हम लोग। हाँ, और नक्श से आगे कहते हैं कि अल्प विकसित देशों में जो हमारी दरिद्रता दुष्चक्र पाया जाता है, दरिद्रता दुष्चक्र पाया जाता है, अर्थात लोगों की आय कम होती है। कहने का मतलब वहाँ की दुष्चक्र मतलब एक हमारे साथ अनुपयोगिता, कहने का मतलब दुष्चक्र आप लोग जानते हैं बहुत दुष्परिणाम पड़ता है इस आय की कमी होने से कारण, इसीलिए दरिद्रता अल्प विकसित देशों में दुष्चक्र पाया जाता है, इसलिए आय की कमी होती है इसमें। हाँ, इस पर संतुलित समृद्धि का सिद्धांत का इफेक्ट विशेष तरीके से नहीं पड़ता है। अब देखिए क्या है, जिसमें वे वस्तुओं तथा सेवाओं का उपभोग कम करते हैं। जब उनके पास आय कम होगी अल्प विकसित देशों के पास, तब क्या करेंगे वे लोग, सेवाओं एवं उपभोग में क्या करेंगे, निवेश कम करेंगे और कम करते हैं, और देशों में पूंजी निर्माण का अभाव पाया जाता है, जिससे निवेश कम होता है। आप जानते हैं जब आय कम होगी, आपके पास पैसा कम होगा, तो आप निवेश कहाँ करेंगे ही नहीं, बहुत कम करेंगे, और इस कारण से आय स्तर निम्न होता है। यही कारण होता है। नक्श ने बताया किस प्रकार अल्प विकसित देशों में आय की कमी होने के कारण सेवाओं का उपभोग कम करते हैं, वस्तुओं और सेवाओं का। जब उपभोग कम करेंगे, देश में पूंजी निर्माण का अभाव पाया जाएगा, जब अभाव पाया जाएगा तो निवेश कम होगा, और जब निवेश कम होगा तो इसका कारण है कि आय स्तर निम्न होगा। अब यहाँ पे एक हम लोग देख लेते हैं सिस्टमेटिक तरीके से। आय का कम होगा तो बचत कम होगी आपकी, जब बचत कम होगी तो पूंजी में अभाव होगा, और जब पूंजी में अभाव होगा तो हमारा निवेश भी कम होगा, और फिर से आएगा क्या, निवेश में कमी तो आय में कमी। यही है बाजार का आकार सीमांत जो है, इसी प्रकार सीमित होता है बाजार का आय आकार। जो हमारे अल्प विकसित देशों की बात करें तो आय में जब कमी होती है तो बचत में कमी होगी, जब बचत में कमी होगी तो पूंजी का अभाव होगा, और जब पूंजी का अभाव में कमी होगी तो निवेश में कमी होगी, जब निवेश में कमी होगी फिर से वहीं आ जाएगा आय में कमी, और आय में कमी यही बाजार का आकार है, सीमित है आकार। इसी प्रकार अब देखिए समस्या का हल किस प्रकार से। इस समस्या का हल करने के लिए नक्श ने कई विचार देते हैं और कहते हैं, पहले में बाजार का विस्तार, दूसरा व्यक्तिगत निवेश का निर्णय। अब किस प्रकार से सभी बातों पे हम लोग विस्तृत तरीके से जानकारी प्राप्त करेंगे। और तीसरा क्या है, सभी उद्योगों में एक साथ निवेश। इन्होंने 3 बातों को बताया है, सभी उद्योगों का एक साथ निवेश, और व्यक्तिगत निवेश का निर्णय, और बाजार का विस्तार। इस प्रकार से बाजार के विस्तार में हम लोग देखेंगे विज्ञापन, विक्रय कला और मुद्रा का प्रसार, व्यापार का नियंत्रण हटाना, इन सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे विस्तृत तरीके से। अब देखिए इनको हम पहले सी वाला देख लेते हैं, जो सभी उद्योगों को एक साथ निवेश करने से क्या होगा इफेक्ट इस पर। तो इन्होंने अनेक मत देते हुए कहते हैं कि सभी उद्योगों में एक साथ निवेश का श्रम विभाजन होता है। कहने मतलब सभी उद्योगों में एक साथ निवेश करेंगे तो हमारा श्रम का विभाजन होता है, और जब श्रम का विभाजन होगा तो तथा पूंजी श्रेष्ठ उद्योग जो प्रयोग होता है, जिसमें नर्स का उत्पादन की क्षमता बढ़ती है। कहने का मतलब साथियों जरा समझिए आप लोग, यदि हम लोग सभी उद्योगों पर एक साथ निवेश करेंगे तो क्या होगा, विभाजन होता है। श्रम का विभाजन जब होगा, श्रम की बढ़ोतरी होगी तो पूंजी का श्रेष्ठ प्रयोग होगा। जब पूंजी श्रेष्ठ प्रयोग होगी जिससे अर्थव्यवस्था में उत्पादन की क्षमता बढ़ती है श्रेष्ठता से। तो ये हमारा रहा पहला, क्या कहते हैं, सभी उद्योगों में एक साथ निवेश कैसे करिए। अब क्या सरकारी निदेशन में हम लोग देखते हैं क्या है, नक्श का कहना है। नक्श कहता है कि जो नेगनर नक्श हैं ये कहते हैं कि निजी निवेशकों में क्या होता है, पूंजी निवेश की लहर शुरू करने की क्षमता नहीं होती है। जो हमारा निजी निवेशक होते हैं, निवेशकों के पास पूंजी के निवेश की लहर शुरू करने की क्षमता नहीं होती, अतः सरकार को अर्थव्यवस्था में निवेश करना चाहिए, जिससे निजी निवेशकों को प्रोत्साहन मिलेगा। जब सरकार निवेश करेगी तो निजी जो निवेशक होंगे उनको प्रोत्साहन मिलेगा, और प्रोत्साहन मिलेगा तो हमारी क्या होगी, समृद्धि संतुलन का सिद्धांत जो है इस पर काम करेगा, और हमारा अर्थव्यवस्था विकास करेगा। अब देखिए
कृषि एवं उद्योगों में संतुलन किस प्रकार से बनाया जा सकता है। देखिए क्या है, ये एक दूसरे के पूरक होते हैं। यदि उनकी मात्रा में उद्योगों पर निवेश किया जाएगा तो कृषि उत्पादन में वृद्धि नहीं होगा। यदि उनकी मात्र उद्योगों पर निवेश किया जाएगा, देखिए यहाँ पे बात आप लोग समझिए, यदि मात्र उद्योगों पर निवेश किया जाएगा तो हमारा क्या होगा, कृषि उत्पादन में वृद्धि नहीं होगा। हमने पहले ही बताया है, कृषि पर भी उद्योगों पर भी निवेश करिए और कृषि के क्षेत्र में भी उद्योग करिए, और जिस कारण से कृषि की वस्तुओं का मूल्य वृद्धि नहीं होगी। जब मूल्य में वृद्धि कम होगी, अगर हम लोग निवेश नहीं करेंगे, नहीं होगा, तो जिस कारण से किसी वस्तु में मूल्य में वृद्धि नहीं होगी और मुद्रास्फीति की अवस्था उत्पन्न हो जाएगी। अब देखिए, आप लोग जानते हैं कि जब एक ही जगह पे हम लोग पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा, अगर उद्योग में ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो हमारी मूल्य में वृद्धि हो जाती है। यहाँ पे यही चीज़ दिख रहा है, मूल्य में वृद्धि हो जाएगी। जब मूल्य में वृद्धि हो जाएगी साथियों, आप लोग जानते हैं, देखिए साथियों, आप लोग जानते हैं कि क्या है कि जब हम लोग उद्योगों पर ही सिर्फ निवेश करेंगे, कृषि पर निवेश नहीं करेंगे, तो क्या होगा, जिस कारण से वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होगी। जब वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होगी, हमारा जो कोई भी वस्तु हम लोग खरीदने परचेस करेंगे तो उसमें हमारी वृद्धि जब हो जाएगी, तो जब वृद्धि हो जाएगी, जब मूल्य में वृद्धि हो जाएगी, तो क्या होगा, मुद्रास्फीति आ सकती है। जब मुद्रास्फीति आएगी तो उस अवस्था में क्या होगा, दोनों संतुलन बनाए रखना आवश्यक होगा। कहने का मतलब, जब मुद्रास्फीति आने से बचने के लिए हमको दोनों में संतुलन बनाए रखना पड़ेगा। हमको कृषि पर भी निवेश करना चाहिए, उद्योगों पर भी निवेश करना चाहिए। पीपी निवेश की संभावना वक्र, ए क्या है, संतुलन अवस्था है, और ओ के बराबर ओएम है। देखिए पीपी निवेश की संभावना, निवेश मतलब संभावना वक्र है। पीपी हमारा जो देखिए वहाँ से आया है सीधा यहाँ पे, और हमारा ओके क्या है, ओके हमारा यहाँ पे फिगर में देख रहे हैं, ओके हमारा, ओके बराबर ओएम दिया गया है। ओके जितना उतना ओएम ही दिया गया है। दोनों एक जगह पर टच करते हैं तो दोनों का संतुलन एक समान होना चाहिए, उद्योग क्षेत्र में और कृषि क्षेत्र में। देखिए यहाँ ओके जो है इधर कृषि क्षेत्र, और ओएम के तरफ क्या है, हमारा उद्योग क्षेत्र। दोनों का संतुलन, दोनों समान तरीके से एक जगह पर संतुलित बनाए रखना है। ये फिगर आप लोग जरूर बनाइएगा। अगर संतुलन का समृद्धि सिद्धांत आ गया तो ये फिगर यदि बना देंगे, आपको 100% नंबर मिलेंगे। और जिस प्रकार से हमने आपको बताया, रोजेस्टेन के, रोडा के विचार हमने बताया, नक्स का विचार बताया, इन चीज़ों को पॉइंट हेडिंग वाइज लिख लेंगे आप लोग। और कृषि और उद्योग में निवेश का क्या प्रक्रिया है, और समान निवेश और असमान निवेश से क्या हो सकता है, उन चीज़ों का अगर यदि आप लिख देंगे एग्जाम में तो बहुत अच्छा आपको नंबर मिलेगा। अब घरेलू तथा विदेशी क्षेत्रों में संतुलन क्या किस प्रकार से बनाए रखना होगा, हम लोग देखते हैं। तो देखिए, घरेलू तथा विदेशी क्षेत्रों में संतुलन के लिए एक राष्ट्र के विकास के लिए आयात तथा निर्यात का संतुलन रखना आवश्यक होता है। जिस प्रकार हमारा आयात निर्यात का संतुलन रहेगा तभी हमारी क्षेत्र, हमारा अर्थव्यवस्था विकास करेगा। यदि हमारे सिर्फ निवेश ही किया जाए तो क्या होगा, अर्थव्यवस्था बिगड़ सकती है। और जिस प्रकार से हम आयात ही करते रहेंगे तो हमारे पास पैसों की कमी हो जाएगी। इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, दोनों का संतुलन, घरेलू तथा विदेशी क्षेत्रों में भी निवेश का संतुलन हमेशा बनाए, निर्यात और आयात का हमें संतुलन बनाए रखना होता है। इस प्रकार से हम लोग फिर एक फिगर देख लेते हैं। एक फिगर क्या है, ये एक इसी से लोगों का क्लियर ज़्यादा होता है, इसलिए ये चीज़ हम आपको बता देते हैं। रोजगार, यदि रोजगार में बढ़ोतरी हो रही है, रोजगार में बढ़ोतरी हो रही है तो उत्पादन में भी बढ़ोतरी हो रही है। जब उत्पादन में बढ़ोतरी हो रही है तो हमारा आय में भी बढ़ होगी। जब उत्पादन बढ़ेगी तो वहाँ पे लोग श्रम ज़्यादा मिलेगा। श्रम जब उन लोगों के पास होगा, जब लोग रोजगार पाएंगे तो रोजगार पाने के बाद उनके पास इनकम भी आएगी, आय भी ज़्यादा होगी। जब आय ज़्यादा होगी तो किसी वस्तु की क्या होगी, मांग ज़्यादा हो जाएगी, डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। आपके पास पैसा ज़्यादा हो जाएगा, कोई भी वस्तु आप डिमांड करने लगेंगे लेने के लिए। तो उसी प्रकार आयात फिर क्या होगी, आयात ज़्यादा हो जाएगी। जब आयात ज़्यादा होगी, मांग बढ़ेगी तो आयात ज़्यादा होगी, बेचने लगेंगे लोग बहुत सारी चीज़ें। जब मांग बढ़ती है तो आयात ज़्यादा होगा ही, और आयातों का भुगतान के लिए निर्यातों का द्वारा वित्त का प्रबंध किया जाता है। ये चीज़ें आप लोग ज़रा समझिए। अब आप अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो हमारा असंतुलित विकास का सिद्धांत है उसको बताएंगे। और अर्थव्यवस्था में घरेलू उत्पादन बराबर, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, घरेलू बाजार का विस्तार, विदेशी बाजार का विस्तार। कहने मतलब अर्थात हम लोग कह सकते हैं घरेलू उत्पादन में जब वृद्धि होगी, जब घरेलू उत्पादन में वृद्धि होगी तो घरेलू बाजार का विस्तार एवं विदेशी बाजार का विस्तार एक बराबर होगा। समझ रहे हैं। बस यहीं तक आज के लिए साथियों। आशा है कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यदि आप लोगों को बढ़िया से समझ नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देखकर अच्छे से समझ सकते हैं। साथियों, वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, चैनल को शेयर कर दीजिए करिए साथियों। आप लोग जितने भी ग्रुप हो, जितने भी साथी हो आपके पास, और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है ज्वाइन करिए, वहाँ से आप नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। अगले वीडियो में मिलिए हमारे असंतुलित समृद्धि के सिद्धांत के साथ है, और संतुलित विकास का जो सिद्धांत है उस पर। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।